पाकिस्तान में बहुत सारे फार्मासिस्ट डॉक्टर्स अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद फॉर्म डी की डिग्री हो या फॉर्म बी की डिग्री हो, उसको लेने के बाद बहुत ही परेशान होते हैं कि हम अपनी डिग्री को किस तरह से यूटिलाइज कर सकें। तो आज हम ऐसा कंट्री डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसकी बैकबोन ही हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को कह सकते हैं। तो मैं बात करने जा रही हूँ डेनमार्क के हवाले से। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेनमार्क कैसा मुल्क है। डेनमार्क एक बहुत ही अच्छा पीसफुल मुल्क है और इसको टॉप 5 कंट्रीज में जितने भी हैप्पीएस्ट मुल्क आते हैं उनमें टॉप 5 में ये हमेशा ही शामिल होता है। यहाँ पे क्राइम रेशो बहुत कम है जिसकी वजह से एक बहुत ही पीसफुल कंट्री माना जाता है। जिस तरह हमने बात की कि डेनमार्क का 50% जीडीपी जो है वो वहाँ से जनरेट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, इसी तरह जो है वो 20-30% जो इनका जीडीपी रेवेन्यू जनरेट करता है वो है इनका एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के हवाले से। डेनमार्क जो है वो एग्रीकल्चरल फील्ड के हवाले से भी एक बहुत अच्छा मुल्क है कि वहां पे जाके आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तानी किसान जैसा कि परेशान हो रहे होते हैं कि जैसा कि उन्होंने पूरा साल मेहनत की है लेकिन उनको वैसा रेट नहीं मिला, ना फ्रूट्स पे ना वेजिटेबल्स पे और ना ही बाकी उनकी फसल वगैरह जो गंदम वगैरह की होती है किसी भी हवाले से, तो उनको वैसा रेट नहीं मिला। तो इसमें उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, डेनमार्क में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि जब हम डेनमार्क का वीजा अप्लाई करते हैं तो किसान अगर पाकिस्तान में पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या उसके लिए वहां पे वीजा लगना मुश्किल तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर कंट्री जो है वो जो भी इन्वेस्टर आता है उसको वेलकम करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फाइजा कमल और आप देख रहे हैं एफके वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। पाकिस्तान में बहुत सारे फार्मासिस्ट डॉक्टर्स अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद फॉर्म डी की डिग्री हो या फॉर्म बी की डिग्री हो, उसको लेने के बाद बहुत ही परेशान होते हैं कि हम अपनी डिग्री को किस तरह से यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान में वैसा स्कोप नहीं है इस फील्ड के हवाले से। तो ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पे ये जाएं तो वहाँ पे जाके अपनी डिग्री की वैल्यू को इन्हेंस कर सकते हैं, वहाँ से अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग ले सकते हैं। तो आज हम ऐसा कंट्री डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसकी बैकबोन ही हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को कह सकते हैं, क्योंकि उसका 50% जीडीपी जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से ही उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मैं बात करने जा रही हूँ डेनमार्क के हवाले से कि जिसका सालाना जीडीपी $400 बिलियन में से $200 बिलियन जो है वो इसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रेवेन्यू जनरेट होता है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेनमार्क कैसा मुल्क है। डेनमार्क एक बहुत ही अच्छा पीसफुल मुल्क है और इसको टॉप 5 कंट्रीज में जितने भी हैप्पीएस्ट मुल्क आते हैं उनमें टॉप 5 में ये हमेशा ही शामिल होता है। और इसके अलावा ये बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, क्योंकि मैंने आपको सबसे बड़ा बताया है कि इसका जो है जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, मेडिसिन के रिलेटेड, फूड सप्लीमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें ही यहाँ की ही मैन्युफैक्चरिंग है। उसके अलावा ये यहाँ पे क्राइम रेशो बहुत कम है जिसकी वजह से एक बहुत ही पीसफुल कंट्री माना जाता है। और इसमें जो हमें पाकिस्तान में इश्यूज होते हैं कि अमीर के लिए कुछ रूल्स हैं, गरीब के लिए कुछ रूल्स हैं, जबकि डेनमार्क में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेनमार्क में हर पर्सन वो जिस भी कैटेगरी का है सबके लिए इक्वल राइट्स हैं। उसमें जो मेन इशू आता है यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए, जैसे वो शेंगन में जाते हैं या यूएस वगैरह में या अदर कंट्रीज में जाते हैं, जैसे कि हम यूरोप की बात करें, स्पेन में जाते हैं तो उनको स्पेनिश लैंग्वेज का इशू है, जर्मन में जर्मनी लैंग्वेज का इशू है, उसके अलावा इटली में इटालियन का इशू आता है, जबकि डेनमार्क में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेनमार्क में वाइडली जो है लोग इंग्लिश स्पोकन है कि वहाँ पे आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है वहाँ पे। जिस तरह हमने बात की कि डेनमार्क का 50% जीडीपी जो है वो वहाँ से जनरेट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, इसी तरह जो है वो 20-30% जो इनका जीडीपी रेवेन्यू जनरेट करता है वो है इनका एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के हवाले से। एग्रीकल्चर में जितने भी आ जाते हैं, वेटरनरी के हवाले से, फूड के हवाले से, अदर जो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स वगैरह हैं, वो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की या प्रोडक्शन की चीज़ें हैं वो सारी डेनमार्क से ही होती हैं। तो इसलिए डेनमार्क जो है वो एग्रीकल्चरल फील्ड के हवाले से भी एक बहुत अच्छा मुल्क है कि वहाँ पे जाके आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसी फील्ड में, क्योंकि
डेनमार्क का जो है वो 60% लैंड जो है डेनमार्क की वो सारी इसी पे मुश्तमिल है, एग्रीकल्चर के ऊपर। इस तरह मैंने डिस्कस किया कि 50% रेवेन्यू जो है डेनमार्क में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जनरेट होता है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ साथ इसका 20-30% रेवेन्यू जो है वो एग्रीकल्चर लैंड से या एग्रीकल्चर फील्ड से जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। यानी कि कह सकते हैं कि 70% टोटल जो रेवेन्यू है वो इन्हीं दो फील्ड्स पे मुश्तमिल है। पाकिस्तानी किसान जैसा कि परेशान हो रहे होते हैं कि जैसा कि उन्होंने पूरा साल मेहनत की है लेकिन उनको वैसा रेट नहीं मिला, ना फ्रूट्स पे, ना वेजिटेबल्स पे, और ना ही बाकी उनकी फसल वगैरह जो गंदम वगैरह की होती है किसी भी हवाले से तो उनको वैसा रेट नहीं मिला। तो इसमें उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, डेनमार्क में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डेनमार्क में 100% मशीनरी बेस्ड फार्मिंग है, क्योंकि वहाँ पे फार्मर जो है वो पढ़ा लिखा है, उसको ये ट्रैक्टर, ड्रोन्स, इन चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करने का तरीका आता है। इसी वजह से जो है वो 62% डेनमार्क ने अपनी ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चरल फील्ड को ही वक्फ की हुई है, जहाँ पे इसी वजह से जो है ये डेनमार्क फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए और इसके साथ साथ वेटरनरी के हवाले से जो है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री समझा जाता है। और इसी वजह से पूरे शेंजन में अगर हम देखें तो डेनमार्क ही जो है वो बहुत बड़ा एक डेयरी एक्सपोर्टर कंट्री समझा जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि जब हम डेनमार्क का वीजा अप्लाई करते हैं तो किसान अगर पाकिस्तान में पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या उसके लिए वहां पे वीजा लगना मुश्किल तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर कंट्री जो है वो जो भी इन्वेस्टर आता है उसको वेलकम करता है। और अगर आप वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, उनका जीडीपी रेट जो है वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट पर्पस के हवाले से जब भी जाना हो इन्हीं कंट्रीज को आप सिलेक्ट करके वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी एजुकेशन, आपकी स्टडीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल फील्ड के हवाले से तो डेफिनेटली अगर एक बंदे ने डिग्री ली हुई है वो पढ़ा लिखा है, लेकिन एग्रीकल्चर के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो किसान के लिए कोई मसले या परेशानी वाली बात नहीं है, आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो डेनमार्क जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, वर्क के हवाले से, उसके साथ साथ सेटल होने के हवाले से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको वहां पे रेजिडेंस मिलता है, आपको वहां पे जो है अपना स्टेटस आप चेंज कर लेते हैं विजिट से अदर कैटेगरीज में, तो डेनमार्क में ये आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है कि आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, उसका जितना भी इलाज है वो सारा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसी तरह जिस तरह वहाँ के रेजिडेंट्स को सारे हकूक मिलते हैं। तो इसमें हमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोई पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम होता है, यानी जिस तरह यूरोप के बाकी कंट्रीज की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेनमार्क की अपॉइंटमेंट आपको विद इन डेज मिल जाती है, 7 डेज में या 10 डेज में आप इजीली इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। और इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सारे कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट जैसा हमेशा से डिस्कस किया जाता है, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, एमआरसी, पिक्चर्स हैं, बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की अच्छी मेंटेन रखें, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करना बहुत जरूरी है। ये शो करवाता है अगर आप वहाँ पे टूर करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास इतने एक्सपेंसेस हैं कि आप वहाँ पे जाके अपना रहने का बजट अफोर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा आपका एक रीजन जरूर क्लियर होना चाहिए कि मैंने वापिस आ जाना है, मैं अगर अभी जा रहा हूँ तो अभी जाने का क्या रीजन है। उसके साथ साथ आपके पास अगर एनटीएन है, रिटर्न्स है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट जरूर साथ अटैच करें। इसके सिंपल से डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट आपने कंप्लीट करनी है, जारी की अपॉइंटमेंट लेके वहां पे फाइल सबमिट करवानी है। इसका जो रिस्पॉन्स आ जाता है आपको 15 to 20 डेज में आ जाता है, मैक्सिमम 30 डेज तक जाता है, इससे ज्यादा इसका डिले नहीं है। और शेंजन का वीजा अगर आपके पासपोर्ट पे स्टिकर हो जाता है तो उसके अलावा उसके बाद बाकी कंट्रीज का, यूके, कनाडा और इसके अलावा यूएस, इनका वीजा लेना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अपॉइंटमेंट के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से या डेनमार्क के हवाले से मजीद किसी भी तरह की कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या हमारे दिए गए सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं।